Hello guys, good morning. I am Priya Shukla. I have started my new channel that is Aurum Chemistry, all about chemistry. In this Aurum Chemistry, what you are all getting, it is a single way to all type of exams, CSIR NET, GATE, IIT JAM, PARC, TIFL, PGT, TGT and all. Actually in this channel, why I have started this channel, that I have taken the base to this level. So ये दोनों लेवल्स की जो है स्टडी आपको इस ऑरम केमिस्ट्री में देखने को मिलेगी. एंड दिस इज द फर्स्ट क्लास एंड आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द एग्जाम दैट इज केमिकल बॉन्डिंग. अब जो केमिकल बॉन्डिंग है, अब ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल 11th to 12th पढ़ेंगे. एज हम लोग नेट पीजीटी इन सब की तैयारी कब करते हैं, आफ्टर बीएससी है, आफ्टर एमएससी. सो हम इस चैप्टर को लॉजिकली पढ़ते हुए चलेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी बोरिंग चैप्टर अगर आप इसको ट्रिक से ना पढ़ें. तो इस पूरी सीरीज में, केमिकल बॉन्डिंग सीरीज में, आपको सिर्फ ट्रिक एंड ट्रिक्स मिलेंगे सो दैट आपको भी इंटरेस्टिंग हो जाए केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना. अदरवाइज इट्स सो बोरिंग. बहुत ज्यादा इसमें क्या कहते हैं थ्योरेटिकल पार्ट रहता है, बट इसमें से आता भी बहुत मार्क्स है. एज जैसे हम नेट के बारे में बात करें तो 15 मार्क्स का इसमें से आता ही आता है. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग. आज की इस क्लास में बेसिक चलेगा. फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास जितनी भी क्लासेस आएंगी 5 to 7 क्लासेस, सारी की सारी ट्रिक पे बेस होगी. हर क्लास में आप लोगों को डिफरेंट ट्रिक देखने को मिलेगी. ठीक है, तो हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग. दिस इज अ क्लास 1. एंड व्हाट इज अ केमिकल बॉन्डिंग? व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, जैसे जब दो एटम्स हैं या दो आयंस हैं या दो मॉलिक्यूल्स हैं, व्हेन दे कम क्लोजर एक बॉन्ड बन जाता है उनके बीच में. दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड. तो केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इट कैन बी बिटवीन टू आयंस, टू एटम्स एंड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये होता है एक केमिकल बॉन्ड. जब दो एटम या दो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड जनरेट होता है, जिसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं? सो केमिकल बॉन्ड इट इज ऑफ 4 टाइप्स. मैंने बात करी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की. सो अकॉर्डिंग टू force of attraction between these molecules, ions and atoms, because of this force of attraction, these are of 4 types. We have 4 types of solids. We have 4 types of solids. और उन्हीं सॉलिड्स के अकॉर्डिंग वी हैव 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेटालिक सॉलिड्स. ठीक है, मतलब इन लोगों में हमने इनको सॉलिड्स के 4 टाइप ऑफ सॉलिड्स में डिवाइड किया. किन बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यहाँ आप लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे कैन बी ऑफ 4 टाइप्स. आयनिक सॉलिड्स एज द नेम सजेस्ट, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बस इसको एक बार रिवाइज करेंगे आपका हो जाएगा. ठीक है, आयनिक सॉलिड्स बिटवीन आयंस, फॉर एग्जांपल के लिए ले लीजिए NaCl, Na+, Cl नेगेटिव, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Next,
मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आपको नाइट्रोजन, तो ये है मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं हमारे? मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं? न्यूट्रल। तो इसका आप एक पॉइंट लिखोगे, न्यूट्रल। एक तो न्यूट्रल होते हैं। सेकेंड, दे आर द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड थर्ड, एज दे आर न्यूट्रल, तो अकॉर्डिंग इसमें दे हैव फर्दर ऑफ टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. So it is further of two types according to the type of molecule. Molecule कैसा है? पोलर है, नॉन पोलर है, इसके अकॉर्डिंग these are of two types. और वो कौन कौन से दो टाइप्स हैं? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है? नंबर 1, van der Waals force of attraction. van der Waals force of attraction. And next is hydrogen bond. van der Waals force of attraction is a very important force of attraction. इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे it is of further. पहले तो इसकी थोड़ी सी अपन लोग बता लें कि van der Waals force of attraction क्या होती है. It is a very weak type of force of attraction. First point, it is a very weak type of force of attraction. It is also further of three types. Number 1, number 2 and number 3. इसके हम साथ साथ में एग्जाम्पल्स लेते चलेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल interaction. Next one is dipole induced dipole interaction. And third one is instantaneous dipole induced dipole interaction. इसी को हम लोग लंदन फोर्सेस भी कहते हैं. इसी का दूसरा नाम होता है लंदन फोर्सेस. और इसका दूसरा नाम होता है कीसन फोर्सेस. ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ये है क्या. देखो, van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में होते हैं. मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं. ये तीन तरीके के होते हैं, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड, इंस्टेंटेनियस डाइपोल. डाइपोल डाइपोल क्या होता है? नाम सजेस्ट कर रहा है, मीन्स इनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, हैविंग परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, हैविंग परमानेंट डाइपोल मूवमेंट. अब परमानेंट डाइपोल मूवमेंट जैसे परमानेंट डाइपोल मूवमेंट जैसे वाटर में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है. वाटर मीन्स आप इसी में लिख सकते हैं हैविंग परमानेंट डाइपोल मूवमेंट. ये उन मॉलिक्यूल्स में होता है जिनके अंदर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है. जैसे वाटर के साथ जो इंटरेक्शन होगा वो कौन सा होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा. आप उसी को बोल सकते हो कि सम फोर्सेस हैं उनके बीच. वाटर जब दूसरे वाटर के साथ अटैच करेगा तो उसमें जो इंटरेक्शन, वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसको हम उस वाले में भी लेते हैं, बट नॉर्मली इसको जैसे अमोनिया
अमोनिया अमोनिया के बीच में। ये एक और टाइप में इसका एग्जाम्पल दिया जाता है किम्सन फोर्सेस में, ठीक है, जिनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है उसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सेकेंड, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। देखो नाम सजेस्ट करा है कि एक में तो डाइपोल है, एक में इंड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, मीन्स बिटवीन अ पोलर एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक पोलर होगा और दूसरा नॉन पोलर होगा, उसमें इसको इंड्यूस कराया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया, जैसे वाटर ले लिया, होगा कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि होगा कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया अमोनिया ले लिया, ठीक है, और अमोनिया के पास तो एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है, एक तरफ प्लस होगा और एक तरफ माइनस होगा। और एक मैंने फॉर एग्जाम्पल ले लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो होगा क्या, जब ये मॉलिक्यूल इसके पास आएगा, इससे पहले तो वो न्यूट्रल था, पर जब ये मॉलिक्यूल इसको अप्रोच करेगा तो इसमें बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगी और इस फोर्स ऑफ जनरेशन को हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोलते हैं, डाइपोल, और दूसरे पे उसने इंड्यूस किया जिसकी वजह से इसने स्मॉल फोर पार्शियल क्या कहते हैं नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, जिसकी वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई, जिसको हमने बोल दिया डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं इंस्टेंटेनियस, मतलब, और ये याद रखना ये पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है भाई, जिनमें डाइपोल मूवमेंट होगा। डाइपोल का मतलब क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब आपको एक मॉलिक्यूल में मिलते हैं सेपरेटली, जैसे अमोनिया में जब हम मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं नाइट्रोजन, तो उस पर कुछ डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, डेल्टा पॉजिटिव, जहां पे भी चार्ज सेपरेशन होता है नेगेटिव और पॉजिटिव का, वहां पे हम बोल देते हैं दैट इट इज हैविंग अ डाइपोल एंड दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द पोलर मॉलिक्यूल। तो ये हमें मिला पोलर मॉलिक्यूल में, ये मिला बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर, और ये हमारा मिलता है बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दो नॉन पोलर, जैसे ये कहाँ पे मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, नियो जो अपनी हीलियम फैमिली होती है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनर्ट गैस फैमिली जो होती है, इनर्ट गैस फैमिली जो है मीन्स इन हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस। इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये पार्ट में यहां से रखते हैं। देखो अभी क्या है, बिटवीन टू नॉन पोलर, नॉन पोलर मीन्स दोनों न्यूट्रल है, ये आपने ले लिया, ये आपने ले लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज हीलियम 2 एंड दिस इज हीलियम 2, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक और मॉलिक्यूल है, ये अभी न्यूट्रल थे। जैसे ही एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो किसी एक में बिकॉज ऑफ द, यहाँ पे तो न्यूक्लियस तो है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है, होगा क्या, जब ये अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, एक में इंस्टेंटेनियस थोड़ा सा डाइपोल जनरेट हो जाएगा, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल की वजह से यहाँ पे भी डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में जनरेट हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। मतलब एक में इंस्टेंटेनियस डेवलप हुआ, फिर उसने दूसरे में इंड्यूस कर दिया, तो इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल।
ठीक है, ये किस में मिलते हैं, हमारी जो इनर्ट गैसेस हैं उनमें मिलता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, एंड इट इज अ वेरी वीक टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट मूव करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हमें इसमें से नेट गेट में क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करना है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो बनता ही है। नॉलेज तो हमें होनी चाहिए ना, किसी ने हमसे पूछा, हम लोग नेट क्वालिफाई कर गए, सब क्वालिफाई कर गए, हमें छोटी चीजें नहीं आती है ना, सो ये तो आना चाहिए, छोटा मोटा चीजें। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इट इज अ बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड अ more electronegative elements with a small size। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन है, it is a force of attraction between hydrogen and more electronegative element with a small size। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, बड़े बड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव, ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं, आपको स्मॉल एलिमेंट भी देखना है, with a small element, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद अ स्मॉल साइज के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड इट इज ऑफ फर्दर टू टाइप्स। ठीक है, इट इज ऑफ फर्दर टू टाइप्स। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। अब इंटर मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटरमॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं ना हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को, दो अलग अलग मॉलिक्यूल, जैसे वाटर मैंने लिया, ठीक है, जैसे वाटर आप ड्रॉ करोगे HOH, तो इसका जो है बॉन्ड जाएगा, इसको इस तरह निकलेगा, इस तरह का, ये से H है, इसने इंटरैक्ट किया इसके ऑक्सीजन के साथ, तो ये जो बॉन्ड इनके बीच में बना, इट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे अमोनिया, HF, जैसे आप ड्रॉ करो, यहाँ पे H आपने ड्रॉ किया, ठीक है, ये F है, इसने इंटरैक्ट किया दूसरे हाइड्रोजन के साथ, ये तो F है, जो दूसरा मॉलिक्यूल था, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ जो चलता है उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो ना, तो ये दोनों चीजें बहुत आती हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, विद इन अ मॉलिक्यूल। जैसे हमने बोला ऑर्थो क्लोरोफिनोल, ठीक है। अब जैसे इसके हाइड्रोजन और इसके क्लोरीन के बीच में जो ये इंटरेक्शन है, उसे हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। पर कौन सा बोलेंगे, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लें, ऑर्थो नाइट्रोजन लगा हुआ N, O नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आता है बाद में, ठीक है। तो ये टाइप की, और एक और बात, इसमें हम ये नहीं कर सकते कि मानो पैरा पे क्लोरीन है और आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दी। नो, 6 मेंबर्ड साइकिल शुड बी फॉर्म। ये देखो 1 2 3 4 5 6,
जब आप इस तरीके की बॉन्डिंग दिखाओगे इंट्रा वाली, तो उसमें एक पॉइंट है 6 मेंबर्ड साइक्लिक बॉन्ड, 6 मेंबर्ड साइकिल की बनना जरूरी है, ठीक है। चल ये मेरा यहाँ पे इंटर इंट्रा बॉन्ड्स खत्म होते हैं। हाँ, अभी तो कोवलेंट और मेटालिक रह गया जो हम फर्दर पढ़ रहे थे, ठीक है। अब कोवलेंट का मतलब क्या हो गया? कोवलेंट का मतलब हो गया बिटवीन कोवलेंट सॉलिड्स। एक हो गया कोवलेंट बॉन्ड जो हो गया कोवलेंट सॉलिड्स में। कोवलेंट सॉलिड्स कौन होते हैं? जो शेयर करके बनते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायमंड। अभी मैं इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताऊंगी, ग्रेफाइट एंड सिलिकॉन कार्बाइड, ये वाले मेरी एग्जाम्पल है कोवलेंट सॉलिड्स के जो शेयर करके बनते हैं। इसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, मतलब अगर यहाँ हाइड्रोजन लगा है, ये हाइड्रोजन है, वो फर्दर कार्बन के साथ लिंक्ड है, इस तरह के बड़ी सी रिंग बन जाती है। फिर वो फर्दर चेन बड़ी सी बन जाती है। कोई भी इसमें बॉन्ड फ्री नहीं होता, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे फ्री नहीं होता, इसीलिए इट इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज वेरी हार्ड, क्योंकि बहुत पूरा कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर होता है। पर ग्रेफाइट में क्या होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इसमें जो कार्बन होता है, इसका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, इवन इसमें भी जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, बट सिलिकॉन कार्बन की चेन चलती है। यहाँ पे कार्बन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज, जिसकी वजह से ये हेक्सागोनल रिंग्स बनाते हैं। ये एक दूसरे के साथ हेक्सागोनल रिंग्स बनाते हैं, एक दूसरे के नीचे इस तरीके की फॉर्म, पैटर्न फॉर्म, और इनके बीच में यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से, क्योंकि ये हेक्सागोनल रिंग्स हैं, वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हर एक, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है, जो फर्दर अगर ज्वाइन भी है तो फर्दर sp2 हाइब्रिडाइज है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमेन रह जाता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बिकॉज ऑफ दिस दे डोंट हैव अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, दे हैव अ स्लिपरी स्ट्रक्चर, द बॉन्ड्स आर वेरी वीक, और वो बहुत जल्दी क्या कहते हैं टूट जाते हैं। इसकी वजह से ग्रेफाइट काफी चिकना होता है और काफी स्लिपरी होता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कोवलेंट सॉलिड्स। अब आते हैं मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स बिटवीन मेटल्स, मोस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में तो हमारे पास मेटल्स ही है, तो उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। उन्हें हम क्या बोल देते हैं? मेटालिक बॉन्ड। ये हमारे हो गए कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो मेटल्स, और इनको कौन एक्सप्लेन करता है? एमओटी ने एक्सप्लेन किया, वो हम आगे फर्दर करेंगे ट्रिक से, ठीक है। और एक और कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें पूरी तरीके से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम दूसरे को डोनेट कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब BH3 है, ठीक है, इसके बाद एम्प्टी p ऑर्बिटल है, अमोनिया अपने पूरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है। तो ये जो जिस तरह का बॉन्ड बन रहा है, ये क्या बना बोलते हैं? इसको कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। अब ये तो जनरल हमने देखा था। जो अब इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज बॉन्ड पैरामीटर्स, दैट इज बॉन्डिंग पैरामीटर्स। अब बॉन्ड पढ़ लिया, इसीलिए मैंने पढ़ाया। अब इसके कौन, मतलब बॉन्ड को के लिए, बॉन्ड को समझने के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमें समझने जरूरी है, दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग पैरामीटर्स। बॉन्डिंग पैरामीटर्स। नंबर 1 इज बॉन्ड लेंथ, हमें पढ़ना चाहिए। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, bond order and bond energy, जिसमें हम स्पेशल लेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
ठीक है, इसी में हम पढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी के बारे में। बट ये थोड़ा सा ये दोनों टर्म एक दूसरे से डिफर करते हैं। लोग कह तो देते कि ये दोनों चीजें सेम है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। इसको मैं बहुत ब्रीफ लूंगी, इसकी एक अकेली अगली क्लास इसी की होगी बॉन्ड एंगल के ऊपर, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हर में आते हैं। पीजीटी टीजीटी एक आपको 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का मिलता है इसी से। तो इसको तो मैं बहुत ब्रीफ लूंगी, इनको मैं आज फिनिश कर दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ। Bond length, it is the average internuclear distance between two atoms. It is a average. It is defined as a, आप देख सकते हो, it is defined as a average internuclear distance between nuclear distance between two atoms, जैसे कोई एग्जाम्पल आई हैव टेकन ए एंड बी, तो इनके बीच का जो एवरेज है डिस्टेंस, उसको हम बोल देते हैं, ये जो आर ए बी है, ये इसकी क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज एवरेज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन, क्योंकि हमने पढ़ा है आज जूनियर क्लासेस कि आप बहुत ज्यादा पास ले आएंगे तो ये बॉन्ड रिपेल करने लग जाएगा, और ज्यादा दूर ले जाएंगे तो ये ब्रेक कर जाएगा। तो एक एवरेज डिस्टेंस पे आके इन लोगों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और बॉन्ड लेंथ बनती है। आप पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब बॉन्ड लेंथ किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। सबसे पहला एटॉमिक साइज, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज। देखिए, दिस इज द बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं तो कहूंगी इट इज अ बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपको ये चीजें नहीं पता ना, तो आप आगे मूव ऑन कर ही नहीं सकते। तो इसको ध्यान से बस 1-2 क्लासेस है, पढ़ लो, उसके बाद आपके हमेशा दिमाग में रहेगी। नंबर 1 इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक से पता चल रहा है एटम्स, 2 एक जैसे एटम, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इन सो ऑन, ये कार्बन फैमिली हम ले रहे हैं। ये बोल रहा है कि बॉन्ड लेंथ कैसे डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे। देखो, जैसे 2 छोटे एटम्स हैं, ऑब्वियसली दे कैन कम मोर क्लोजर एज कंपेयर टू जो और बढ़ते जाएंगे, तो ऑब्वियसली थोड़े से बहुत मोटे मोटे हैं, तो अगर 2 पतले पतले से या दुबले छोटे छोटे से हैं, उनकी पूरी बॉडी उसी से अटैच करेंगे। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, अटैचमेंट है पर थोड़े दूर 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 होते जाएंगे। जैसे हम इसको लें कि मान लीजिए 2 छोटी बॉल्स हैं, ये इनके बीच का इंट्रैक्शन, फिर थोड़ी सी बढ़ गई, फिर ये और बढ़ गई, फिर ये और बढ़ गया, ठीक है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, एज द एक्स्ट्रा शेल जो हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं, जैसे एक शेल थी, फिर नीचे गए 2 शेल्स हो गई, फिर नीचे गए एक और शेल हो गई, तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं, एज द नंबर ऑफ शेल एडेड, तो उसकी वजह से क्या होता है, साइज इंक्रीजेस, एंड साइज इंक्रीजेस तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। तो एटॉमिक्स, तो अगर हम बॉन्ड लेंथ बनाएंगे तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, हमारी कार्बन कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। तो जो बॉन्ड लेंथ होगी, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, बिकॉज द साइज गॉट इंक्रीजेस, द ओवरलैपिंग इज वीक, द बॉन्ड लेंथ इज मोर, ठीक है। पहला फैक्टर। सेकेंड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस।
सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको जस्टिफाई करके कैसे, जैसे HF ले लो, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। अब देखो हमें पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा, तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा, इट विल अट्रैक्ट इट्स इलेक्ट्रॉन। भाई हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़े रखेगा, और जितना कस के पकड़े रखेगा इनकी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी ऑब्वियसली इनकी बॉन्डिंग छोटी होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है हमारा बढ़ गया, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज्यादा था ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा था, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ थोड़ा सा कम हो गया, भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हुआ, तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया। यहाँ और कम हुआ, यहाँ और यहाँ और ज्यादा, ठीक है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सिंपल सा समझ के रखो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करके रखेगा, और जो चीज अपनी तरफ पुल करके रखेगी हाइड्रोजन को भी अपनी तरफ पुल करके रखेगी, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी, और वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जा रही है, तो ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हमारा, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब हम नेक्स्ट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। इट इज डिफाइंड एज, बॉन्ड एंगल मैंने नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ा है, ठीक है। इसमें मैं बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी पढ़ाऊंगी, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर, इट इज ए नंबर ऑफ covalent bond in a molecule. For example, सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, अल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं कार्बन के अंदर, जितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होंगे उतना बॉन्ड ऑर्डर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, यहाँ 2 है बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2, यहाँ 3 है तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। अब इससे हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर से, ठीक है। ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। अब आप खुद एक और चीज बताओ, अब बॉन्ड ऑर्डर से थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं बॉन्ड एनर्जी की और बॉन्ड लेंथ की। अब ये बताओ, एक आपके पास एक सिंगल चौक है, ठीक है, एक आपके पास 3, 4, 5, 6 चौक दे रखे हैं, किसको तोड़ना आसान होगा, सिंगल बॉन्ड को, है ना, एज कम्पेयर टू डबल, एज कम्पेयर टू ट्रिपल। तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, आसान होगा। तो ऑब्वियस है इसकी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी लेस होगी, मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी ना, लेस बॉन्ड एनर्जी, और इसकी और ज्यादा। अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की वो करूंगी तो बॉन्ड एनर्जी इसकी थोड़ी सी और ज्यादा हो जाएगी, मोल, और इसकी क्या हो जाएगी, हायर। और इसी को अगर हम कोरिलेट करें बॉन्ड लेंथ के साथ, ऑब्वियस है एक ही सिंगल बॉन्ड है तो एक सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी, 2 की और कम हो जाएगी, 3 की और कम हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसकी। तो ये वाला सीरीज हो गई बॉन्ड लेंथ की, और ये हो गई हमारी बॉन्ड एनर्जी। मीन्स बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। Bond length is inversely proportional to bond energy, and bond length is also inversely proportional to bond order. फिर से देखो ध्यान से, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, जितने कोवलेंट बॉन्ड है बिटवीन अ मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे 1 था, 2 and 3, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम, इसकी और ज्यादा, क्योंकि यहाँ 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा, ठीक है। इससे हमें ये पता चल गया कि बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो एनर्जी क्या हो गई हमारी, ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। बॉन्ड ऑर्डर के बॉन्ड एनर्जी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर लेंथ की बात करोगे,
एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, और ज्यादा पास होते जाएंगे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए बॉन्ड लेंथ। तो हम इससे एक निष्कर्ष निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, और वो मेरी आने वाली क्लासेस में सारे क्वेश्चन उसी के ऊपर डिपेंड है। इसको बिल्कुल ब्रैकेट में करके कर लो, दैट bond order is directly proportional to bond energy and is inversely proportional to bond length. और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल भी होगा, स्टेबिलिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पैरामीटर पढ़ते हैं, बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेन कर ही दी आपको। नेक्स्ट हम करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखो डिसोसिएशन से ही पता चल रहा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, to break the bond। अभी 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड साइज, एटॉमिक साइज। पहले तो बॉन्ड लेंथ करते हैं। अभी मैंने बोला सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, ट्रिपल बॉन्ड के बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। एटॉमिक साइज, भाई देखो जिसमें ज्यादा छोटा साइज ओवरलैपिंग हो गई ज्यादा, और जब ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो अभी से बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो एटॉमिक साइज के ऊपर जैसे हम करें, फॉर एग्जाम्पल कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, होता भी है। कार्बन कार्बन, देन सिलिकन सिलिकन, देन जर्मेनियम जर्मेनियम, देन टिंटेन। ठीक है, अब एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर और पढ़ लेते हैं, इसके बाद इस क्लास को यहाँ पे खत्म करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन भी है। ये है हमारा लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन। एक ही एग्जाम्पल आता है इसके लिए सबसे अच्छा, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सब पे लोन पेयर, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि इनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी। तो ये आता है कि जितना ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन होगा उतनी ज्यादा क्या होगा, देखो जब लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, और अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई तो बॉन्ड एनर्जी तो कम हो जाएगी। तो ये कहता है लोन पेयर रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, लोन पेयर रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। एक बार आराम से समझते हैं, देखो जब दो लोन पेयर्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो थोड़े दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से, और जब दूर जाएंगे तो उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। इसमें तो एटॉमिक साइज वाला फैक्टर भी है, लोन पेयर वाला भी फैक्टर है, तो डबल डबल फैक्टर है। तो मतलब जैसे जैसे हम यहाँ जा रहे हैं, जैसे ये थोड़ा छोटा था, ये और थोड़ा बढ़ गया, ये थोड़ा और बढ़ गया, और ये और बढ़ गया। ठीक है, तो मतलब बॉन्ड एनर्जी का होना क्या चाहिए था, ऐसे, है ना। ऑब्वियस है कि बॉन्ड लेंथ उसकी ज्यादा है, तो ऑब्वियस है अगर बॉन्ड लेंथ उसकी ज्यादा है तो क्या होना चाहिए था, बॉन्ड एनर्जी उसकी सबसे कम, इसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। पर ये भी एक एक्सेप्शन केस, इट इज एन एक्सेप्शन केस। जो बॉन्ड एनर्जी में अगर मैं इसको 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं, इसको 3 दे दूं और इसको 4 दे दूं, द आंसर विल बी 2, 1, 3 and 4। अब हम पूछते हैं वाई, ऐसा क्यों, क्योंकि होता क्या है, देखो यहाँ तो एम्प्टी कोई भी डी ऑर्बिटल है नहीं, ठीक है, कोई एम्प्टी ऑर्बिटल है नहीं, इन सब में है,
ठीक है, पर इसमें साइज का फैक्टर आ जाता है। इसमें क्या होता है कि जो इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो p के d ऑर्बिटल के साथ थोड़े से हो जाते हैं डीलोकलाइज्ड। क्या हो जाते हैं? डीलोकलाइज्ड। और जिस क्योंकि ये p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनमें कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और हमें पता है कि ये डबल बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो P यहाँ पे आ जाता है, नाइट्रोजन यहाँ आ जाता है, और फिर फर्दर सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज एक्सेप्शन केस, इसको तुम आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आया हुआ है क्वेश्चन अपने पीजीटी एग्जाम्स में, बहुत आसान सा है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है और किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है? हमें पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है ना, इसकी वैलेंसी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, तो 5 होते हैं, इसे 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन सिंगल बनाता है, क्लोरीन सिंगल बनाता है। ठीक है, अब देखो इसको तो तोड़ना मुश्किल ही होगा, तो ये तो यहाँ आता है। इन दोनों में क्या होगा? इन दोनों में बिकॉज यहाँ पे तो लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड लेंथ हो जाएगी बड़ी, और बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी तो उसको तोड़ना इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका। So class, this is for this class. Hope you will like my channel and love to subscribe it. Thank you so much.